नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है भारतीय इतिहास का, उसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, इस चैनल को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है, किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अस्थाई जीके जो है कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीसीटी या फिर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, फटाफट से। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहता है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए, एलोरा गुफा राष्ट्रकूट, जो कि सही मिलान है क्योंकि एलोरा गुफा को राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था, ये भी मिलान यहाँ पर सही है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, जबकि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण मौर्य शासकों द्वारा नहीं करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? ये भी राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, एलिफेंटा गुफा की बात कर लेते हैं तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? घारापुरी गुफाओं के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक टापू पर स्थित है। एलिफेंटा का नामकरण किसने किया था? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। किस कारण किया गया था? क्योंकि वहां पर एक पत्थर का हाथी बना हुआ है। क्लियर? इन गुफाओं को कैसे बनाया गया है? पत्थर को तराश कर बनाया गया है। किस वंश के शासकों द्वारा? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहयोग दिया था? आंसर कीजिए जरा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहयोग दिया था? आंसर कीजिएगा जरा, किसने सहयोग दिया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राधा गुप्त ने दिया था। राधा गुप्त की बात कर लेते हैं तो ये चाणक्य का शिष्य होता है और मौर्य सम्राट बिंदुसार का प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? और अशोक के मौर्य साम्राज्य का सिंहासन दिलाने में राधा गुप्त का काफी समर्थन प्राप्त हुआ था। राज सिंहासन को लेकर दोस्तों अशोक और सुसीम के बीच, जो कि उसका भाई था, झगड़ा चल रहा था। उसी समय तक्षशिला में दूसरी बार विद्रोह होता है और इस विद्रोह को सुसीम शांत नहीं कर पाता है। इसी अवसर का लाभ उठाकर दोस्तों याद कर लीजिएगा, अशोक ने अपनी मंत्री की सहायता से सिंहासन प्राप्त कर लेता है। सारी चीजें समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आंसर कीजिएगा जरा। कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया उसका नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, आंसर कीजिएगा जरा। चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का कौन सा शासक था? तृतीय शासक था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद कर लीजिएगा श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। इसके बाद शासक कौन बनता है? घटोत्कच। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है घटोत्कच का पुत्र था। क्लियर? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी। कब की थी? 319 में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया था और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आंसर कीजिएगा जरा। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? आंसर कीजिएगा जरा। किसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 380 से 412 ईस्वी तक। किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके भाई का क्या नाम होता है? रामगुप्त इसके भाई का नाम होता है। दोस्तों रामगुप्त के बारे में कहा जाता है कि यह शकों से हार जाता है और अपनी पत्नी को शकों के पास छोड़ आता है। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शकों से लड़ाई करता है और अपनी भाभी को वापस ले आता है, फिर उसे शादी कर लेता है। क्लियर? दोस्तों शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी भी कहा जाता है। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री फाहियान, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चीनी यात्री फाहियान इसी के शासनकाल में 6 वर्षों तक भारत में रहा था। इसका सेनापति कौन था? आम्रक देव इसका सेनापति था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? अपनी पुत्री जिसका नाम होता है प्रभावती का विवाह किससे किया था? तो नोट कर लीजिएगा, वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चंद्रगुप्त अप्रत्यक्ष रूप से वकाटक राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कीजिएगा जरा। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। शुंग वंश का संस्थापक यदि आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। वह अंतिम मौर्य सम्राट विहिद्रथ का प्रधान सेनापति था, याद कर लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट विहिद्रथ की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। इसके बाद वह 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को दौड़ाया जाता है और जहां तक घोड़ा दौड़ जाता है उन सारे क्षेत्रों पर राजा का अधिकार हो जाता है। ये तो आप जानते होंगे। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 36 वर्षों तक शासन किया था। इसके पुरोहित का क्या नाम था? पतंजलि। इसके पुरोहित का क्या नाम था दोस्तों? इसके पुरोहित का नाम पतंजलि था। और पतंजलि ने किसकी रचना की थी? महाभाष्य की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर कीजिएगा जरा। प्रथम तमिल संगम कहां पर हुआ था? प्रथम तमिल संगम कहां पर हुआ था? आंसर कीजिएगा जरा। प्रथम तमिल संगम कहां हुआ था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मदुरई में हुआ था। प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहां होता है? मदुरई में होता है, पांड्य राज्य के अधिकार में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहां पर हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। तृतीय संगम का आयोजन कहां हुआ था? फिर से मदुरई में हुआ था। और इन तीनों संगम कुल कितने वर्षों तक चला?
9,950 वर्ष तक चला था। इस अवधि में लगभग 8,598 कवियों ने अपनी रचनाओं से संगम साहित्य की उन्नति की थी। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? आंसर कीजिएगा जरा। मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज समाहर्ता था। कौन था? समाहर्ता। समाहर्ता की बात कर लेते हैं तो राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। यहाँ पर शनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का प्रमुख होता है। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता है और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर कीजिएगा जरा। दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रिक्वेस्ट है कि सेशन को छोड़कर मत जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दयाराम शाहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्राचीन नगर यदि आपसे पूछ ले कौन है? हड़प्पा है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका आकृति क्या था? त्रिभुजाकार था। इसके उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में सुत्का गेंडोर पाकिस्तान में है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति धूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति धूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर को कीजिए फटाफट। कौन सी संस्कृति धूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बुर्ज होम संस्कृति। बुर्ज होम संस्कृति की बात कर लेते हैं तो धूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। वहीं पर मालवा संस्कृति काले लाल मिट्टी के लिए जानी जाती है। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति भूरा लाल मिट्टी के लिए जानी जाती है। जोरवे संस्कृति लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जानी जाती है। और सबसे अंत में दक्षिण नवपाषाण कालीन संस्कृति भूरी मिट्टी के बर्तन के लिए जानी जाती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। सारनाथ का संबंध बुद्ध के जीवन के किस पहलू से है? सारनाथ का संबंध बुद्ध के जीवन के किस पहलू से है? आंसर कीजिएगा जरा। सारनाथ का संबंध बुद्ध के जीवन के किस पहलू से है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पहला उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में किसे शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जाना जाता है? किसे शाक्य मुनि कहा जाता है और तथागत के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बुद्ध को शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं तो इसे शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। इसके पिता का क्या नाम था? सुद्योधन था, जो कि गणतंत्र शाक्य वंश के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था?
निर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पर, फटाफट से आंसर कीजिएगा। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कुशीनगर में अपना निर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध की मृत्यु यदि आपसे पूछ ले कितने वर्ष की आयु में हुआ था? लगभग 80 वर्ष की आयु में हुआ था। दोस्तों जब ये पावानगर में पावापुरी नगर गए थे तो उन्होंने एक लोहार के हाथों भोजन किया था जिनसे उन्हें पेचिश हो गई थी। गोरखपुर के कुशीनगर स्थान पर पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। क्लियर? बुद्ध के शरीर त्यागने की इसी घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है? कौन सा शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। कौन सा शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है? ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख को सबसे लंबा माना जाता है। इसमें किसका वर्णन है? कलिंग विजय का वर्णन है। और कलिंग की लड़ाई यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अलावा 13वें शिलालेख में अशोक के धर्म, ग्रीक, यवन, सिलोन आदि राजाओं के पर विजय का वर्णन है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए दोस्तों। मौर्य राजा बिंदुसार की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 273 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। वह किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और सम्राट अशोक का पिता था। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। शासनकाल कब से कब तक था? 298 से 273 ईसा पूर्व तक था। उसने भारतीय उपमहाद्वीप के 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 273 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। अशोक उनका उत्तराधिकारी था। चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक द्वारा भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की गई? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिए जरा। निम्नलिखित में किस वंश के शासक द्वारा भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की गई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सातवाहन शासकों के द्वारा। सातवाहन राजवंशों ने कब से कब तक शासन किया? 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक शासन किया था। स्थापना कब हुई थी? 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक। संस्थापक शिमुक को माना जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक कौन था? विजय था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए दोस्तों अगले सवाल का आंसर कीजिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो है आपको बताना है कि किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की बात कर लेते हैं तो चीनी बौद्ध भिक्षु होता है, लेखक होता है और एक अनुवादक होता है। उसने 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका, नेपाल चारों जगह यात्रा कर लेता है और बुद्ध के जन्म स्थल कपिल वस्तु की भी धम्म यात्रा करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना और उन्हें चीन ले जाना उसका मुख्य उद्देश्य था। उनकी यात्रा के समय भारत में कौन सा शासक, किस वंश का शासन चल रहा था? गुप्त वंश का शासन चल रहा था और राजा कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजा दतिंग दुर्ग का उत्तराधिकारी था? आंसर कीजिएगा जरा। कौन सा राजा दतिंग दुर्ग का उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, दैट इज कृष्ण प्रथम। दतिंग दुर्ग ने, याद कर लीजिएगा, चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी। उसने महाराजा धीराज,
परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। दतिंग दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण प्रथम था, और यही कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों, दतिंग दुर्ग कृष्ण प्रथम का क्या था? भतीजा था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किसने मंदिर निर्माण की दक्कन या वेश्या शैली विकसित की थी? मंदिर निर्माण की दक्कन या वेसर शैली किसने विकसित की थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चालुक्यों ने विकसित की थी। चालुक्य वास्तुकला को चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। इन्हीं चालुक्यों ने मंदिर निर्माण की दक्कन शैली या वेसर शैली विकसित की थी, जो राष्ट्रकूट और होयसल के समय अपने चरमोत उत्कर्ष पर पहुंच गया था। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप को मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। कब करवाया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। बहुत कम सवाल बचे हैं दोस्तों। कुषाण वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से। कुषाण वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कनिष्क ने। कुषाण वंश का तीसरा शासक यदि आपसे पूछ ले कौन था? कनिष्क था। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवल, कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे। कौन थे? अशोक घोष थे। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, कनिष्क के दरबार में चिकित्सक कौन था? कनिष्क के दरबार में चिकित्सक कौन थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरक। चरक कनिष्क प्रथम का दरबारी चिकित्सक था। वे प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा और जीवन शैली, आयुर्वेद की प्राचीन कला और विज्ञान के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। उन्हें कभी कभी भारतीय चिकित्सा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं 23, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का अंग है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? बता चुका हूं दोस्तों, आपके लिए काफी आसान होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कनिष्क के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम में हुई थी। कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। और यह कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। दोस्तों, भारतीय इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के सवालों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।